Hey everyone, this is Dr. Swapn and you're watching my YouTube channel Dental Expertise. And today I'm going to discuss previous year paper of Rajasthan Dental Officer Exam 2018. Before that, I request you all don't forget to like and subscribe my channel and keep motivate me. So without further ado, let's get started. The buccinator muscle is supplied by buccal branch of facial nerve, buccal branch of mandibular nerve, great auricular nerve और temporal branch of facial nerve. तो बक्सीनेटर मसल ओरिजिनेट कहाँ से होती है? एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द एल्वुलर प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला एंड मैंडिबल, ओके, एंड द टेरिगोमैंडिबुलर रेफे. और इंसर्ट कहाँ होती है? डीपर इनटू द मस्कुलेचर ऑफ द लिप, ओके. और कौन सी नर्व इसको सप्लाई करती है? द बक्कल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द buccinator muscle is supplied by buccal branch of facial nerve. Sensory, spatial sensory supply to anterior two-third of the tongue is lingual nerve, glossopharyngeal nerve, chorda tympani nerve और वेगस नर्व. तो इनर्वेशन ऑफ टंग क्या होता है? इसमें मोटर नर्व और सेंसरी नर्व्स दोनों होती है. तो जो मोटर नर्व्स हैं वो सारी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल जो है वो किसके थ्रू सप्लाई होती है? हाइपोग्लॉसल नर्व्स के थ्रू. और एक्सेप्शन क्या होगा? पैलेटोग्लॉसस, ओके, जो कि किसे सप्लाई होती है? फेरेंजियल प्लेक्सिस बाय वेगस नर्व. अब सेंसरी नर्व की बात की जाए, एंटीरियर टू थर्ड पे कौन कौन देता है? लिंगुअल नर्व देती है जनरल सेंसेशन में. और स्पेशल सेंसरी कौन देगा? कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व. और पोस्टियर वन थर्ड को कौन सप्लाई करता है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व. और रूट ऑफ द टंग को कौन करता है? इंटरनल लैरिंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, ओके. तो ये सब आपको याद रखना है. और करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पेशल सेंसरी सप्लाई टू द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग इज कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व, ओके. Recurrent laryngeal nerve is the nerve of first arch, second arch, fourth arch और sixth arch. तो recurrent laryngeal nerve जो है वो किसकी नर्व है? सिक्स्थ आर्च की, ओके. और इसमें क्या होता है? ये एक माइलिनेटेड नर्व होती है जो कि वेगस नर्व की ब्रांच होती है, ओके. और ये किसको सप्लाई करती है? सिक्स फेरेंजियल आर्च को, ओके. इसमें दो फाइबर्स होते हैं, सेंसरी एंड मोटर. तो करेक्ट आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इज अ नर्व ऑफ सिक्स्थ आर्च, ओके. Sphenomandibular ligament is derived from the Meckel's cartilage, Richards cartilage, थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज. तो जो स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट है वो किससे डिराइव होता है? मीकल्स कार्टिलेज से. एक्चुअली क्या होता है? ये जो स्पीनोमैंडिबुलर लिगामेंट होता है ये एक्चुअली रेमनेंट होता है ऑफ द मीकल्स कार्टिलेज का, ओके. और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? एक तो ये क्या होता है? पैसिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है मैंडिबल को, एज अ फल्क्रम काम करता है, ओके. और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ब्लड वेसल्स को एंड नर्व्स को ड्यूरिंग द जॉ मूवमेंट, ओके. The following structures are all examples of elastic cartilage except epiglottis, pinna, cricoid cartilage, cuneiform और corniculate कार्टिलेज. तो जो कार्टिलेज है वो थ्री टाइप का है: हाईलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज. जो हाईलाइन कार्टिलेज है वो कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? इपीफाइजियल ग्रोथ प्लेट पे, रिब्स में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और आर्टिकुलर कार्टिलेज में, ओके. और फाइब्रो कार्टिलेज किधर मिलेगा आपको? इंटरवर्टिब्रल डिस्क में. जबकि इलास्टिक कार्टिलेज आपको कहाँ का मिलेगा? पिन्ना में, इपीग्लॉटिस में, एक्सटर्नल ऑडिटरी मियटस में एंड एरिटोनाइट कॉर्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज में, ओके. तो यहाँ कौन सा नहीं होगा? क्रिकॉइड कार्टिलेज, ओके. ये जो है ये इलास्टिक कार्टिलेज का एग्जाम्पल नहीं है, मतलब इलास्टिक कार्टिलेज क्रिकॉइड कार्टिलेज में नहीं मिलेगा, ओके. तो ये उसका एग्जाम्पल नहीं है. तो जबकि बाकी कौन है? एपिग्लॉटिस, पिन्ना, क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निकुलेट कार्टिलेज जो है ये इलास्टिक कार्टिलेज के एग्जाम्पल्स हैं, ओके. द क्यूटेनियस रिसेप्टर्स विच मीडिएट सेंसेशन ऑफ लाइट टच इज पैसिनियन कार्पसल्स, मार्कल्स डिस्क, मिजनस कार्पसल और रफिनस कार्पसल्स, ओके. तो ये मैंने आपको पूरी लिस्ट शो की है कि सेंसरी रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ओके. तो अभी पूछा गया है कि सेंसेशन ऑफ लाइट टच. तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिजनस कार्पसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइट टच ऑफ स्किन, ओके. तो बाकी सभी सेंसरी रिसेप्टर्स आपको दिए हुए हैं और उनके फंक्शन दिए हुए हैं. ये आपको याद रखना है ताकि किसी और क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए तो आपको सारे क्वेश्चंस बने, ओके. One of the following statements regarding spermatogenesis is false.
First, the acrosome of the spermatozoa is derived from the Golgi apparatus of the spermatid. In males, sperm production continues throughout the life. The first meiotic division gives rise to diploid primary spermatocytes. Time required to produce mature spermatozoa from earliest state of spermatogonia in 65 days. जो the first meiotic division gives rise to हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. ओके, तो ये जो है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन गिव राइज टू डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जबकि राइट स्टेटमेंट क्या है कि द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन गिव राइज टू हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर एक्चुअली डिप्लॉइड एंड देन अंडरगो द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड करेक्टली एक्सेप्ट. तो ये जो सेल्स दी हुई हैं इनसे कुछ प्रोडक्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट जो है एंडोक्राइन प्रोडक्ट जो है वो करेक्टली मैच है या नहीं ये पूछा गया. ओके, तो जो अल्फ़ा सेल्स हैं ये मैंने आपको शो किया हुआ है कि जो अल्फ़ा सेल्स हैं वो जो है ग्लूकागॉन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, एप्सिलॉन है. ओके, EPSILON. एप्सिलॉन सेल्स ऑफ पैंक्रियास प्रोड्यूस करती हैं ग्रेलिन. एड्रिनल मेडुला प्रोड्यूस करता है एपिनेफ्रिन, बट जोना फेसिकुलेटा एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं करता है, जबकि जो जोना फेसिकुलेटा है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोड्यूस करता है. और एल्डोस्टेरॉन कौन प्रोड्यूस करता है, जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो प्रोड्यूस करता है एल्डोस्टेरॉन. ओके, तो दिस इज द एक्सेप्शन. ओके, दिस इज द रॉन्ग. जोना फेसिकुलेटा एल्डोस्टेरॉन, क्योंकि जोना फेसिकुलेटा क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और एल्डोस्टेरॉन कौन प्रोड्यूस करता है, जोना ग्लोमेरुलोसा. ओके, विटामिन C hydroxylate which of the amino acids during formation of collagen. तो जो विटामिन C है वो क्या करता है, एक्चुअली फॉर्मेशन करता है ऑफ कोलेजन का. ओके, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जो कोलेजन सिंथेसिस है वो इम्पेयर्ड हो जाता है. ओके, और प्रोलीन और लाइसिन हाइड्रोक्सीलेसेस जो एंजाइम है ये रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रो कोलेजन टू कोलेजन के लिए. ओके, और उसके लिए विटामिन C नेसेसरी होता है एज अ को एंजाइम फॉर दीज हाइड्रोक्सीलेजेस. ओके, तो विटामिन C इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोलीन एंड लाइसिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम. ओके, विटामिन C हाइड्रोक्सीलेज which of the amino acid during formation of collagen, proline and lysine. Okay, tissue under hypoxic condition will produce lactic acid, citric acid, pyruvic acid और acetic acid. तो जब हाइपोक्सिया हो जाता है इट मीन्स ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो जाता है, और जिसके कारण क्या है, सफिशिएंट ऑक्सीजन ना मिलने के कारण जो पायरुविक एसिड है वो क्या प्रोड्यूस करने लगता है, लैक्टिक एसिड, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड फ्लो भी पुअर हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण. और अगर ये कंडीशन कंटिन्यूसली ऐसे बनी होती है तो ये बाद में क्या होता है, इट कुड लीड टू सेल डेथ. ओके, और जिसके इट रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया इज वासोडाइलेशन. तो टिश्यू अंडर हाइपोक्सिक कंडीशन क्या प्रोड्यूस करेगा, लैक्टिक एसिड. ओके, फ्रॉम द पायरुविक एसिड. ओके, which of the proton pump inhibitor can be administered intravenously. तो ओमिप्राजोल, एसोमिप्राजोल, रैबिप्राजोल और पेंटोप्राजोल. तो ये मैंने पूरा आपको चार्ट दिखाया हुआ है. तो सभी जो हैं इंजेक्टेड करते हैं या ओरली देते हैं. तो अभी इंट्राविनसली पूछा गया है, मींस इंजेक्टेड कैसी कौन सा किया जाता है. तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें एसोमिप्रोजोल और पेंटोप्राजोल ये दोनों ही आपको इंट्राविनसली दिया जा सकता है. तो आपका दोनों आंसर ही करेक्ट होगा, पेंटोप्राजोल भी और एसोमिप्राजोल भी. यानी कि अगर ऑप्शंस में इन दोनों में से कोई एक दिया हो तो आप कोई भी करेक्ट कर सकते हैं, बट अभी दोनों दिया है तो भी आप किसी एक पर टक कर सकते हैं, आंसर आपका करेक्ट ही होगा. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड कॉन्करेंटली विथ सुक्रालफेट. इनमें से कौन सी ड्रग सुक्रालफेट के साथ नहीं देनी चाहिए. ऑप्शंस आ एंटा एसिड, एंटीपायरेटिक्स, एंटाब्यूज और एंटीसेप्टिक्स. तो जो एंटा एसिड्स हैं वो क्या काम करते हैं, स्टमक का पीएच बढ़ा देते हैं, जबकि जो सुक्रालफेट क्या करते हैं कि स्टमक की लाइनिंग में एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करते हैं.
कब करते हैं एक्चुअली, ये तब दिया जाता है जब पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर ऐसा हो जाता है, तब सुक्राल्फेट दिया जाता है ताकि ये स्टमक लाइनिंग पे एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दे, उसको इतना इफेक्टिव बना दें कि दूसरी कोई चीज़ उस पर अफेक्ट ना कर पाए। लेकिन अगर साथ में एंटा एसिड दिया जाता है तो ये क्या करते हैं, स्टमक में पीएच को इंक्रीज कर देते हैं। ओके, देयरफॉर इट इज़ रिकमेंडेड टू अवॉइड टेकिंग एंटा एसिड ओके विद इन 30 minutes बिफोर और आफ्टर टेकिंग सुक्राल्फेट। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज antacid. Drug should not be administered concurrently with the sucralfate. Okay, which of these is a functional antagonist of histamine? Noradrenaline, adrenaline, isoprenaline और promethazone. तो ये मैंने क्लासिफिकेशन जो किया हुआ है एंटी हिस्टामिन्स का, तो इसमें ये सारे आपको दिए हुए हैं। जो ऑप्शंस में है उनमें सिर्फ एक प्रोमेथाजीन है जो H1 ब्लॉकर्स होते हैं। ओके, एक्चुअली ये फंक्शनल एंटागोनिस्ट होता है फॉर द हिस्टामिन। ओके, तो जो प्रोमेथाजीन है ये एक एंटी हिस्टामिन मेडिकेशन है जो कि एक्ट करता है एज अ हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ओके, तो ये क्या करता है, ये कंपीट करता है विद द हिस्टामिन, ठीक है, एंड बाइंड कर देता है H1 रिसेप्टर के साथ एंड ब्लॉक कर देता है इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। तो ये रिलीव करता है। हिस्टामिन एक्चुअली क्या करवाते हैं, एक एलर्जी हो जाती है हिस्टामिन के प्रेजेंस में, तो ये जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं तो वो किससे रिलीव करवा देती है, जैसे कि ईचिंग, स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, ये जो हिस्टामिन के कारण जो है एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, इन सबको वो सिम्टम्स से रिलीव दिलाते हैं। ओके, तो कौन सा होगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्रोमेथाजीन। ओके, प्रोमेथाजीन इज अ फंक्शनल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन। ओके, ondansetron is an antagonist of H1, H2, D2, 5HT3। ओके, तो ondansetron जो है उसका एंटागोनिस्ट क्या होता है, सेरोटोनिन होता है, और इसे यूज़ कहाँ करते हैं, मैनेजमेंट, एक्चुअली ये एंटी इमेटिक है तो इसे कहाँ यूज़ करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग। ओके, और कब होती है वो, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के दौरान। ओके, तो इसका एंटागोनिस्ट क्या होगा ondansetron का 5HT3, it means serotonin. Okay, which of these drug is given intra-articularly in TMJ pain? Paracetamol, विटामिन B12, ट्राइएमसिनोलॉन और पेनिसिलिन। तो जो ट्राइएमसिनोलॉन है ये जो है ये इट इज़ गिवन बाय इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू अ जॉइंट एंड इट रिलीव इन्फ्लामेशन एंड पेन। ओके, एंड इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट। ओके, तो ये क्या करवाता है, ये इंजेक्शन रिलीव टीएमजे पेन करवाता है, इंक्रीज करता है माउथ ओपनिंग को और इम्प्रूव कराता है टीएमजे डिसफंक्शन को। ओके, कौन सा इंजेक्शन, ट्राइएमसिनोलॉन। ओके, when the dysplastic changes are the marked and involve the entire thickness of the epithelium, it's known as। तो जब ये शो कर रहा है कि डिस्प्लास्टिक चेंजेस हो रहे हैं सेल में और जो एपिथीलियम है वो इन्वॉल्व कर रही है फुल थिकनेस ऑफ एपिथीलियम। ओके, तो उसे क्या कहेंगे, अगर वो पूरी इन्वॉल्व करेगी तो उसे बोलेंगे इन्वेसिव कार्सिनोमा, और अगर वो इन्वॉल्व कर रही है फुल थिकनेस ऑफ एपिथीलियम बट डज नॉट पेनिट्रेट द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इट इज कॉल्ड कार्सिनोमा इन C2। बट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इन्वेसिव कैंसर, बिकॉज इसमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर रही है या नहीं कर रही है, बस उसमें कहा है कि फुल थिकनेस इन्वॉल्व है एपिथीलियम की। ओके, तो फुल थिकनेस इन्वॉल्व है मीन्स कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर रही है, तो ये होगा इन्वेसिव कार्सिनोमा। अगर ये स्पेसिफाई करता बट इट डज नॉट पेनिट्रेट द बेसमेंट मेम्ब्रेन देन इट वुड कॉल्ड कार्सिनोमा इन C2। ओके, rodent ulcer is gastric ulcer, ulcerative gingivitis, squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma। तो जो rodent ulcer को क्या कहा जाता है, basal cell carcinoma। ओके, ये एक स्लो ग्रोइंग ग्लोबली इन्वेसिव मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है एपिथेलियल सेल का। ये अराइज होता है फ्रॉम द बेसल एपिडर्मिस एंड हेयर फॉलिकल से। ओके, और कॉमनेस्ट कौन सा होगा, ये मैलिग्नेंट स्किन ट्यूमर होता है और इसे रोडेंट अल्सर, रोडेंट कैंसर या फिर टीयर कैंसर या टीयर अल्सर भी कहते हैं, या फिर बेसल सेल एपिथेलियोमा। ओके, तो रोडेंट अल्सर इज बेसल सेल कार्सिनोमा। The following UV light is attributed for the induction of cutaneous cancer, UVA, UVB, UVC, UVD। तो जो सनलाइट कैसे
स्किन कैंसर करवाती है, ये सबसे पहले क्या करती है, यूवी रेज जो जब आती है तो वो हिट करती है डीएनए इन द स्किन सेल, ओके। और डीएनए जो है वो ब्रेक कर देता है एट द जिस विच कनेक्टेड पॉइंट, तो डीएनए जो है वहाँ का चेंज हो जाता है एंड टेलिंग cells to reproduce over and over again making a tumor, okay। तो UV radiation is known to penetrate the outer layer of the skin, okay, epidermis में, and it causes damage to the DNA of skin cell, and this DNA damage can lead to mutation and that may eventually result skin cancer such as basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma or melanoma, okay। And UVB radiation is also responsible for the sunburn and premature skin aging, okay। तो correct answer क्या होगा for this question, UVB, okay, is responsible for the cutaneous cancer। Malignant pustule is caused by hepatitis B, bacillus anthracis, staphylococcus aureus और बोरेलिया विंसेंटाई। तो जो एंथ्रेक्स या जिसे मैलिग्नेंट पस्ट्यूल भी कहा जाता है, ये डिसीज़ होती है इन ह्यूमन एंड एनिमल्स कॉज्ड बाय बेसिलस एंथ्रेसिस, ओके। किससे होती है, बेसिलस एंथ्रेसिस से, जो कि एक ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग रॉड बैक्टीरिया है, ओके। एंड इट इज प्राइमरली कॉज्ड बाय कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल, ओके, और देयर प्रोडक्ट लाइक वूल, goat, animal hides, bones, okay। Inclusion bodies of vaccinia are known as Guarineri bodies, Negri bodies, Bollinger bodies और molluscum bodies। तो जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज़ हैं सबके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि रेबीज़ में जब इसको डायग्नोस किया जाता है इसे नेग्री बॉडीज़ कहा जाता है। स्मॉल मल्टीपल इंक्लूजन्स अगर होंगे स्मॉल पॉक्स वायरस के थ्रू तो इसे वैक्सीनिया कहा जाता है या पैशन बॉडीज़ भी कहा जाता है, ओके। तो इसका आपको डिफरेंट नेम भी याद रखना है, पैशन बॉडीज़, ओके। और लार्ज इंक्लूजन्स होंगे जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फाउल पॉक्स वायरस में तो इसे बॉलिंगर बॉडीज़ कहते हैं, और वेरी लार्ज होंगे 23 और 30 माइक्रोन तो उसे मोलस्कम बॉडीज़ कहेंगे, ओके। तो अभी आपको पूछा गया है वैक्सीनिया, इंक्लूजन बॉडीज ऑफ वैक्सीनिया आर नोन एज ग्वेरिनेरी बॉडीज, ओके, जिससे पैशन बॉडीज। कैल्सिफिकेशन ऑफ प्राइमरी टीथ बिगिंस इन यूट्रो फ्रॉम वीक पोस्ट फर्टिलाइजेशन 4 to 8 weeks, 8 to 12 weeks, 13 to 16 weeks और 17 to 20 weeks। तो by 18 to 20 weeks post fertilization all the primary teeth have begun to calcify, beginning with the initial calcification of the primary central incisor to the completion of the root of the primary second molar, okay। When two teeth in the same arch are in contact, their curvature adjacent to the contact area from spillway space is called embrasure, ridges, fissure और groove। तो जब टू टीथ कॉन्टैक्ट में आपको शो हो रहा है पिक्चर में कि जब ये टीथ कॉन्टैक्ट में शो हो रहे हैं और उनका कर्वेचर जहाँ पे शो हो रहा है उसे कहते हैं एम्ब्रेसर। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एम्ब्रेसर, ओके। First evidence of calcification in a permanent maxillary central incisor 1 to 2 month, 2 to 3 month, 3 to 4 month, 4 to 5 month। तो ये मैंने आपको शो किया हुआ है क्रोनोलॉजी ऑफ परमानेंट मैक्सिलरी इंसाइजर। फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन होता है 3 to 4 मंथ में, इनेमल कंप्लीटेड होता है 4 to 5 ईयर में, एंड इरप्ट हो जाता है ये 7 to 8 ईयर में, एंड रूट कंप्लीटेड हो जाता है 10 ईयर में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन इज 3 to 4 month, okay। Volume of saliva is 600 to 1000 ml per day, 1500 to 2000 ml per day, 2500 to 3000 ml per day, 3500 to 4000 ml per day। तो ये मैंने डेली का सीक्रेशन जो है वो शो किया हुआ है। सलाइवा जो है डेली कितना सीक्रेट होता है 1000 ml होता है पर डे, ओके। उसका पीएच कितना होता है 6 to 7 होता है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन कितना होगा डेली 1500, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन 1000, बाइल 1000, स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीशन 1800, ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीशन 200 ml और लार्ज इंटेस्टाइन सिक्रीशन होगा 200 ml, ओके।
तो ये सभी के pH और डेली वॉल्यूम दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है, ये दूसरे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ सलाइवा कितना होगा, 600 to 1000 ml पर डे, ओके। और उसका pH कितना होता है, 6 to 7, ओके। From the buccal aspect, the crown of mandibular first molar is roughly square, trapezoidal, rectangular, ट्राइंगल। तो क्राउन जो होता है मैंडिबुलर फर्स्ट मोलार का, वो कैसा अपीयर कैसा होता है, ट्रेपेजॉइडल होता है व्हेन व्यूड फ्रॉम द बक्कल एस्पेक्ट, ओके। इट मीन्स इट हैज़ अ स्लाइटली वाइडर ऑक्लूजल सरफेस होगी, कंपेयर्ड होगा तो सर्वाइकल नेक से अगर कंपेयर करें तो स्लाइटली वाइडर ऑक्लूजल होगा, ओके। एंड इट इज़ नेक में थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, ओके। एंड दिस शेप इज कैरेक्टराइज ऑफ द मैंडिबुलर मोलार्स एंड इट हेल्प्स इन डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर टीथ, ओके। ये दूसरे टीथ से इसे इस शेप के कारण अलग करता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्रेपेजॉइडल। फ्रॉम द बक्कल एस्पेक्ट द क्राउन ऑफ द मैंडिबुलर फर्स्ट मोलार इज रफली ट्रेपेजॉइडल। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like and subscribe my channel and keep motivate me. Thanks for watching.